तो 2026 के आईपीएल सीजन का पहला मैच ही आरसीबी का मैच होगा और आरसीबी के लिए ये आईपीएल सीजन आईपीएल 2026 अब तक का सबसे स्पेशल सीजन रहने वाला है, क्योंकि पहली बार आरसीबी को डिफेंडिंग चैंपियंस कहा जाएगा। आरसीबी को मौका मिलेगा कि जो ट्रॉफी उन्होंने पिछले साल जीती थी वो इस साल भी उसको डिफेंड करें, और इस मौके के लिए आरसीबी फैंस ने 18 सालों से इंतजार किया था। 2025 में आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सीजन उनके लिए अब एक बड़ा चैलेंज सामने रहेगा, क्योंकि 2025 तो हिस्ट्री हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या वो इस हिस्ट्री को रिपीट कर पाएंगे, क्या 2026 में एक बार फिर से वो आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएंगे, अपनी आईपीएल ट्रॉफी को डिफेंड कर पाएंगे? और इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिस इज द डिटेल्ड स्क्वाड एनालिसिस ऑफ आरसीबी 2026, जिसमें मैं आपको उनकी स्ट्रेंथ्स बताऊंगा, उनकी वीकनेसेस बताऊंगा, कुछ ऐसी वीकनेसेस बताऊंगा जो उनके लिए सीजन में सरदर्द बन सकती है। और भाई अगर आप एक सच्चे आरसीबी फैन हो तो वीकनेसेस सुनने के लिए इंतजार करना, क्योंकि थोड़ी कंसर्निंग वीकनेसेस हैं भाई। लेकिन बात करेंगे पहले स्ट्रेंथ की। देखो, अगर हम इनके इस साल की स्क्वाड को देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि जो इनकी पिछले साल की स्क्वाड थी उसमें से इन्होंने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। भाई अगर कोई चीज काम कर रही है तो उसे बदलना क्यों है? और आरसीबी ने यही फिलॉसफी अपनाई कि भाई हमने किसी तरीके से 18 सालों में एक ट्रॉफी जीती है, हम इस स्क्वाड को ज्यादा नहीं बदलेंगे। वेरी गुड आरसीबी, वेरी गुड। इन्होंने ऑक्शन में कुछ टारगेटेड एडिशंस करे, कुछ क्लेवर एडिशंस करे। 16 करोड़ 40 लाख का पर्स था, जिसको इन्होंने बहुत ही वाइजली स्पेंड किया। कई नए अनकैप्ड प्लेयर्स भी जोड़े। मुझे कई साल पहले वाली आरसीबी में, वो ओरिजिनल आरसीबी में और इस आरसीबी में सबसे बड़ा डिफरेंस जो दिखता है वो है बैलेंस का। आरसीबी की पुरानी टीम्स कितनी भी तगड़ी क्यों ना रही हो, लेकिन उनमें कहीं बैलेंस नहीं था यार। लेकिन अब आरसीबी बिग 3 और बिग 4 जैसे टैग से आगे बढ़ चुकी है। अब उन्होंने एक बैलेंस स्क्वाड बनाई है। पिछले साल में देखा था कि कैसे जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या जैसे प्लेयर्स, और 2026 में इनको उम्मीद रहेगी कि कई ऐसे और नए स्टार्स इनकी टीम को मिले। तो बात करते हैं आरसीबी की हमेशा से रही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, इनकी बैटिंग की। और इनकी बैटिंग को लीड कौन करता है भाई? ओपनर विराट कोहली और फिल सॉल्ट, दोनों ही धुरंधर हैं गेम के। लेकिन विराट कोहली के बारे में तो भाई कहना ही क्या। पिछले सीजन में ही विराट कोहली ने 144 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए थे। उसके पहले तक जहां विराट कोहली के लिए कहा जाता था कि यार विराट कोहली ना T20 आई के हिसाब से थोड़े स्लो प्लेयर हो गए हैं शायद, मतलब अब वो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड इनकी तरह उतने सिक्सेस नहीं मारते, तो शायद अब इस स्कीम ऑफ थिंग्स में उतना फिट ना बैठते दिखें। लेकिन भाई पिछले सीजन में जिस तरीके की परफॉर्मेंस विराट कोहली ने दी थी, 19 छक्के लगाए थे। उन्होंने इस तरह की बातें करने वाले सभी लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया था। और वैसी ही स्पिरिट इस साल भी विराट कोहली की कंटिन्यू करेगी, और स्पेशली इसलिए क्योंकि विराट कोहली अब बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके पास ज्यादा टाइम होता है फोकस्ड एफर्ट लगाने का। लास्ट ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने जो धमाका करा था यार, वो कोई कैसे ही भूल सकता है। और वैसा ही धमाका मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आरसीबी के लिए वो इस साल भी कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि भाई इस बार भी एक नई जर्सी में, एक नई स्पिरिट में विराट कोहली दिखेंगे आरसीबी के लिए खेलते हुए। भाई तगड़े छक्के, तगड़े चौके, तगड़ी 50+ स्कोर्स इस बार भी कोहली के बैट से आएंगे। उसके बाद हमारे सामने है फिल सॉल्ट। 175 के स्ट्राइक रेट से 403 रन बनाए थे पिछले सीजन में फिल सॉल्ट ने, और पावर प्ले के एक अनएक्सपेक्टेड सुपरस्टार बन गए थे। जिस मैच में फिल सॉल्ट का बैट चलता था, उस मैच में पावर प्ले के अंदर ही मैच आरसीबी की तरफ हो जाता था। और इतना एक्सप्लोसिव ओपनिंग डुओ जहां पे विराट कोहली कहीं ना कहीं एक एंकर प्लस एक एक्सप्लोसिव बैटर का रोल निभाते हैं, वहीं पे फिल सॉल्ट भाई अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड इस ब्रीड के बैटर की तरह तेजी से रन की स्पीड खींचते हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी का टॉप ऑर्डर ओपनिंग स्लॉट तो बिल्कुल सॉर्टेड लग रहे हैं। और हाई होप्स होंगी आरसीबी की एक और नई परचेज के साथ, जो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, और वो हैं वेंकटेश अय्यर। वही वेंकटेश अय्यर जिसको केकेआर ने पहले 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदने की गलती करी थी यार, क्योंकि वेंकटेश अय्यर पे इतना प्रेशर आ गया था उसके बाद कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और फिर चाहे वो कैसा भी परफॉर्म करते यार, 23 करोड़ 75 लाख के हिसाब से तो उनकी परफॉर्मेंस फीकी ही लगनी थी। लेकिन आरसीबी ने गलती नहीं करी। वेंकटेश अय्यर एक बार फिर से जब ऑक्शन में आए तो आरसीबी ने उनको एक अफोर्डेबल, एक अच्छे प्राइस पे खरीदा। कहां 23 करोड़ 75 लाख के क्या दे रही थी, आरसीबी ने कहा कि भैया 7 करोड़ लो, वेंकटेश अय्यर दो। और इस तरीके से वेंकटेश अय्यर को एक बड़े ही अच्छे बार्गेन में आरसीबी ने अपनी टीम में जोड़ लिया है। वेंकटेश अय्यर एक लेफ्ट हैंडेड पावर हिटर हैं जो स्पिन के अगेंस्ट भी तगड़ा गेम खेलते हैं। तो मिडिल ओवर्स में मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर एक यूटिलिटी प्लेयर आरसीबी के लिए हो सकते हैं। मिडिल ओवर्स में वो लेफ्ट हैंडेड पंच देते हैं, जो पिछले साल आरसीबी के लिए स्क्वाड में मिसिंग था। नंबर 4 पे है भैया टीम के कैप्टन। हाँ, इस बात को अपने दिमाग में उतारो यार कि आरसीबी के विनिंग कैप्टन जिन्होंने ट्रॉफी आरसीबी को जिताई थी, वो विराट कोहली नहीं थे भैया। क्रेडिट सही जगह पे दिया करो यार। वो रजत पाटीदार थे, काम, कंपोज्ड, फियरलेस रजत पाटीदार। एक ऐसा कैप्टन जिसे आगे से लीड करना आता है। और भाई रजत पाटीदार की कुछ क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई उनकी पर्सनालिटी में ना एक हम्बलनेस भी दिखती है। जैसे रजत पाटीदार इस बात से अवेयर हैं कि हाँ वो टीम के कैप्टन है, लेकिन टीम में उनसे बड़े स्टार्स भी खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यार, विराट कोहली को कैप्टन करना किसी टीम में कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन रजत पाटीदार इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ही डज इट वेरी वेल, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो विराट कोहली को आउटशाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर विराट कोहली को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर रादर वो ऐसे स्टार्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आसान नहीं होती। आई थिंक दिस इज अ स्किल दैट इज वर्थ नोटिंग। और 2025 में जो आरसीबी ने आईपीएल जीता ना, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू रजत पाटीदार, क्योंकि यार कहीं पे उनकी बात होती हुई दिखती ही नहीं है। अब देखो कैप्टन को तो क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि यार 17 सीजन उसके पहले खेले थे ना आरसीबी ने, नहीं जीती थी ना कभी, पाटीदार की कैप्टनसी में जीती। तो ये चीज भूलनी नहीं है भाई। और कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि आपका इस बात पे क्या ओपिनियन है, क्या मैं सही बात कह रहा हूं या फिर मैं रजत पाटीदार को थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट दे रहा हूं। आई मीन आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। और रजत पाटीदार भाई सिर्फ कैप्टन ही नहीं, स्पिनर्स के अगेंस्ट एक तगड़े बैटर भी हैं। बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल सकते हैं, मैच के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं यार। आई मीन ओवरऑल ग्रेट बैट्समैन। फिर अगले 3 बैटर्स जो आरसीबी के लिए मिडिल ओवर लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं वो है टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड और जितेश शर्मा।
टिम डेविड को कोई कैसे भूल सकता है भाई, उनकी फील्ड पे प्रेजेंस ही इतनी तगड़ी होती है यार, वो पता नहीं क्या 7 फुट का आदमी है भाई, चलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑलरेडी दूसरी टीम को डोमिनेट कर रहा है। अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं मैचेस में, मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए कोर स्ट्रेंथ इस सीजन में वो साबित हो सकते हैं। रोमेरियो शेपर्ड ग्रेट फिनिशर, आखिरी के ओवर्स में अगर इनके पास बैटिंग आएगी एकदम से स्कोर को मान लो अगर 180 बन रहा होगा तो उसको 210 230 ऐसे पहुंचाने का इनमें दम है। इसके अलावा पिछले सीजन में इन्होंने 6 विकेट्स भी ली थी, तो इनके बॉलिंग कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूल सकते मेरे भाइयों। बाकी अगले खिलाड़ी हैं जितेश शर्मा, और यार जितेश शर्मा के लिए पिछला सीजन ब्रेक थ्रू सीजन था, जहां उन्होंने सबके सामने प्रूव कर दिया था कि मैं हारे हुए मैचेस को जिता सकता हूं, मैं मैच को कहीं से भी पलट सकता हूं। तो अनदर परफॉर्मेंस जिसके लिए मुझे इंतजार है वो है जितेश शर्मा। मैं देखना चाहता हूं कि सीजन कैसा बीतेगा यार, इसी क्वालिटी की आरसीबी को जरूरत थी, और ऐसा जितेश शर्मा ने पिछले सीजन में करके भी दिखाया था यार। मतलब वो मैच मुझे अभी भी याद है, वो मैच कहां से जितेश शर्मा ने जिताया था। पर आरसीबी के लिए अगला जो प्लेयर है वो आरसीबी के लिए वरदान भी है और श्राप भी है। मतलब उनके साथ ना एक धर्म संकट जुड़ गया है। एक्चुअली अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, इस वर्ल्ड कप के पहले कोई कंसिडर नहीं कर रहा था कि इनको आरसीबी की प्लेइंग 11 में डाला जाएगा, लेकिन भैया वर्ल्ड कप में इस प्लेयर ने जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, रन रेट बदल दिया, अपनी परफॉर्मेंस बदल दी। मैं बात कर रहा हूं जेकब बेथेल की। अब प्रॉब्लम ये है कि अब तक तो जेकब बेथेल की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी, लेकिन भाई 22 साल के प्लेयर ने क्या कमाल करके दिखाया T20 वर्ल्ड कप में। सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी, इंडिया के अटैक के अगेंस्ट सेंचुरी, जब पूरी इंग्लैंड टीम कुछ खास रन नहीं बना पा रही थी तब जेकब बेथेल खड़े थे। और इसी क्वालिटी को कंसीडर करते हुए मुझे लगता है कि आरसीबी कोशिश करेगी कि इनको प्लेइंग 11 में लाए, लेकिन किसकी जगह लाएगी ये सवाल रहेगा। या तो टिम डेविड या फिर रोमेरियो शेपर्ड को ड्रॉप करके जेकब बेथेल की जगह बनेगी, या फिर वो उनको ओपनिंग स्लॉट में डालने की कोशिश रहेगी जहां पे वो फिल सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि क्या जेकब बेथेल को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए आरसीबी को कि नहीं? मुझे ये भी कमेंट्स में बताना यार। और अगर हाँ, अगर जेकब बेथेल को खिला रहे हो तो आप कौन सी पोजीशन पे खिलाओगे, बता दो दोस्तों। अब बात करते हैं आरसीबी के दूसरे पड़ाव के बारे में, उस पड़ाव के बारे में बात करते हैं जो आरसीबी के लिए हमेशा से एक सरदर्द बनी हुई थी। इसी पड़ाव ने पिछले सीजन में आरसीबी को टाइटल जिताया था बाय द वे। मैं बात कर रहा हूं आरसीबी की बॉलिंग डिपार्टमेंट की। भाई आरसीबी की हिस्ट्री में इनकी बॉलिंग हैज नेवर बीन स्ट्रांग। मतलब एक दो अच्छे बॉलर्स होते थे, बाकी पूरे बॉलर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। लेकिन पिछले सीजन में सिचुएशन अलग थी। लीड बॉलर्स तो थे ही, मेन बॉलर्स तो थे ही, लेकिन कृणाल पांड्या जैसे यूटिलिटी बॉलर्स भी थे जिन्होंने आके सरप्राइज किया, जिनसे बैटर्स उम्मीद कर रहे थे कि कृणाल पांड्या के ओवर में तो आके छक्के मारेंगे, लेकिन कृणाल पांड्या आके उनकी विकेट चटका रहे थे। तो बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग की, जहां लीड कर रहे होंगे 2 पेसर्स। सबसे पहले पेसर होंगे भाई जॉश हेजलवुड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट, मतलब ऑस्ट्रेलियन टैलेंट, ऑस्ट्रेलियन पेडिग्री, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन एक सरदर्द है भाई, जॉश हेजलवुड अभी इंजरी से लौट रहे हैं, थोड़ी फॉर्म उनकी डगमगाई हुई है, ये एक चिंता का विषय बना रहेगा। अब आईपीएल के कितने मैचेस में वो अवेलेबल होंगे, कितने मैचेस में उनकी फॉर्म रहेगी, ये एक कंसर्न होगा। वरना अगर जब तक जॉश हेजलवुड खेल रहे हैं भाई, दूसरी टीम्स के लिए एक सरदर्द तो बना ही रहेगा। पिछले सीजन के भी 12 मैचेस में इन्होंने 22 विकेट्स ली थी, और चैंपियंस बनने में जॉश हेजलवुड का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट इन्होंने ही आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी, और यही सीजन के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। जॉश हेजलवुड का ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट उन्हें हेल्प करेगा डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग डालने के लिए, डेथ ओवर्स में विकेट्स निकालने के लिए। वो जो क्रंच वाले रन डिफेंड करने होंगे ना, जहां एक ओवर में सिर्फ 6 ही रन डिफेंड करने होंगे आखिरी में, वो जॉश हेजलवुड कर सकते हैं। और अगर वो भी ना कर पाए तो उनका साथ देंगे भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि भाई द स्विंग किंग कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार अभी भी गेम में जिंदा है भाई, अभी भी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले सीजन में इनफैक्ट 17 विकेट्स लिए थे भुवनेश्वर कुमार ने। तो आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से एक भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की ये पेस की जोड़ी इस सीजन में भी बरकरार रहेगी। भाई मैं बहुत थैंकफुल हूं आरसीबी के मैनेजमेंट को कि उन्होंने इन दोनों को रिटेन किया है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक रिलीज होता ना, इनका पेस डिपार्टमेंट बिखर जाता। बट अभी इनकी पेस डिपार्टमेंट लुक स्ट्रांग। मुझे उम्मीद है कि पिछले सीजन की तरह ही इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। भूवी पे तो आप हमेशा काउंट कर सकते हो, और अगर जॉश हेजलवुड की इंजरी नहीं हुई, अगर वो रिकवर कर लेते हैं टाइम में, तो वो भी क्रेजी विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। बट अब बात करते हैं आरसीबी की मेन प्रॉब्लम, और वो है इनके मेन फ्रंटलाइन स्पिनर्स का ना होना। देखो मैं आपको इनका स्पिन डिपार्टमेंट बताता हूं कि इनके स्पिन डिपार्टमेंट में कौन से बॉलर्स हैं। देखो इन्होंने पहले स्पेशलिस्ट स्पिनर को जो लिया है वो है सुयश शर्मा, लेकिन सुयश शर्मा जैसे यंग और थोड़े अनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ अगर आप अपना स्पिन डिपार्टमेंट लीड करवाना चाहते हो तो ये एक सरदर्द बन सकता है भाई, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आपको चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो आपको क्विक विकेट्स निकाल के दे। लेकिन अगर दूसरी टीम्स ने सुयश शर्मा को अर्ली ऑन क्रैक कर लिया तो वो एक रन मशीन हो सकते हैं दूसरी टीम के लिए। ऑफ कोर्स पिछले सीजन में भी सुयश शर्मा की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, जहां उन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 8 विकेट्स ली थी। तो सुयश शर्मा जैसे बॉलर के साथ अगर आप अपना स्पिन डिपार्टमेंट लीड करोगे तो ये बाकी बॉलर्स पे काफी प्रेशर डाल देगा। इसके अलावा इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में सपोर्ट होगा कुछ ऑलराउंडर्स का, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, वेंकटेश अय्यर। अब हाँ, कृणाल पांड्या की लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने बहुत अच्छी विकेट्स निकाल के दी। पर आई डोंट वांट टू बी रूड, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कृणाल पांड्या पे आप लगातार कुछ सीजंस तक ट्रस्ट नहीं कर सकते। यार देखो कृणाल पांड्या आईपीएल के सेटअप में बहुत पहले से हैं, उन्हें बहुत मौके मिले हैं। उनका बेस्ट सीजन अब तक मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का ही रहा है। तो क्या वो ऐसी परफॉर्मेंस एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे? मैं उस बारे में उतना श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं उस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या कृणाल पांड्या की फॉर्म उतनी रिलायबल है कि वो कॉन्सिक्यूटिवली सीजंस में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। बाकी वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह ये भी डिसेंट स्पिन डाल सकते हैं, लेकिन यार इनके भरोसे आप पूरा एक टूर्नामेंट तो नहीं निकालोगे ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि चिन्नस्वामी की फ्लैट पिच भाई, होम एडवांटेज इनके लिए होम डिसएडवांटेज ना हो जाए, क्योंकि अगर दूसरी टीम्स ने इनके स्पिन डिपार्टमेंट को अटैक करना शुरू करा तो ये लोग ये मिन्नतें करते फिरेंगे कि हमारा मैच होम ग्राउंड में ना हो जाए। बट आई होप ऐसा ना हो, और ऐसा नहीं होने देगा इनका सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ। इनके हेड कोच एंडी फ्लार जो जिम्बाब्वे क्रिकेट के एक लेजेंड रह चुके हैं भाई, गेम चलाने की काफी अच्छी नॉलेज है, मेरे हिसाब से एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो वो एक अच्छे हेड कोच साबित होंगे। उसके अलावा बैटिंग कोच हैं दिनेश कार्तिक, और यार दिनेश कार्तिक के लास्ट कुछ आईपीएल सीजन जो उन्होंने खेले वो इतने एक्सप्लोसिव थे कि क्लियरली उनका बैटिंग कोच बनना एक अच्छा एडिशन लगता है कि हाँ ये आरसीबी से जो आईपीएल में एक एक्सप्लोसिवनेस की और जरूरत है वो निकलवाकर जरूर पेश करेंगे। और इनके बॉलिंग कोच हैं ओमकार माधव साल्वी, जिनके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है बाकी टीम के कंपैरेटिवली।